अर्पिता मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ही लाडली बेटी थी। माता पिता भाई और भाभीियों से भरे पूरे परिवार में बड़े ही लाड प्यार से पढ़ रही थी। उसके पिता मनोहर जी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। अर्पिता को घर की इकलौती बेटी होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर स्नेह मिल रहा था। मनोहर जी ने भी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से मनोहर जी ने अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी थी, उसी तरह अर्पिता की भी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। अर्पिता पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। वो पढ़ लिख कर हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। हमेशा से उसका एक ही सपना था कि वो कुछ बनकर अपने माता पिता का सहयोग कर सके, क्योंकि इतने बड़े परिवार का खर्चा पिता के कंधों पर ही था। दोनों भाइयों ने पढ़ाई के समय में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें कोई योग्य नौकरी नहीं मिल पा रही थी। परिवार बढ़ जाने के कारण भैया लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ काम करते थे, तो वो उनके परिवार का खर्च चलाने में ही निकल जाता था। इसीलिए वो पिता की मदद नहीं कर पा रहे थे। अर्पिता अपने पिता की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती थी। मनोहर जी अपने समर्थ के अनुसार अपने परिवार का भार भी संभाल रहे थे और साथ ही साथ अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया की रीति का पता तो था ही कि बेटी के विवाह योग्य होने पर उसके विवाह के लिए पैसे इकट्ठा करना हर पिता की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अगर वो पहले से ही पैसे की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो बाद में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सब दुनियादारी की बातों से अनजान अर्पिता अपने सपनों को जीने में विश्वास रखे हुए थी। उसे यकीन था कि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहयोग हर हाल में करेगी। इसके लिए उसे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वो करेगी। अर्पिता यही सोचती थी कि जो भाई लोग पापा के लिए नहीं कर पाए वो करके दिखाएगी। उसे क्या पता था कि समाज के आगे उसके सपनों को कुचल दिया जाएगा और उसे भी उन तमाम लड़कियों की तरह विवाह की बेदी में जकड़ दिया जाएगा। एक दिन अचानक से पंडित जी ने आकर अर्पिता के लिए एक अच्छे रिश्ते के बारे में मनोहर जी को बताया। उन्होंने पंडित जी से सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन पत्नी ने तुरंत पंडित जी की बात पर हामी भरते हुए कहा कि हमें अर्पिता के लिए ऐसे ही रिश्ते की आवश्यकता है। पंडित जी, आप शादी की बात को आगे बढ़ाइए और उन लोगों से बात कर लीजिए। हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। पत्नी की बात सुनकर मनोहर जी को शांत रहना पड़ा, लेकिन पंडित जी के जाने के बाद उन्होंने पत्नी को टोकते हुए कहा कि तुमने तुरंत हामी भर दी क्यों? मैं एक बार अर्पिता से इस विषय में बात करना चाहता था कि उसकी इस बारे में क्या राय है। पत्नी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि अब इस बारे में अर्पिता से क्या बात करनी है, इसका फैसला हमें करना है। अर्पिता तो अभी भी बच्ची है, उसे दुनियादारी के बारे में क्या पता, वो इस विषय में हमें क्या राय देगी। हम उसके माता पिता हैं, हम हमेशा उसके भले की ही सोचते हैं और ये फैसला भी हमें ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। हमें पता है कि जीवन के कठिन सफ़र पर एक अच्छे हमसफ़र का होना लड़की के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी और समझदार है, उसके लिए हमें अगर इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर आया है तो उसे स्वीकार करने में हमें देर नहीं करना चाहिए।
इतना अच्छा रिश्ता हम लोगों को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप पंडित जी से संपर्क करके जल्द से जल्द इस रिश्ते के बारे में पता करें, अर्पिता का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। हम हमेशा से यही तो चाहते थे कि हमारी बेटी एक अच्छे परिवार में जाकर सुखी रहे। मनोहर जी को भी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। इतने बड़े घर का रिश्ता अर्पिता के लिए बहुत ही अच्छा था। ये सोचकर मनोहर जी ने पंडित जी से मिलकर बात आगे बढ़ाने को कहा। लड़का जमींदार के घर का इकलौता बेटा था। जमींदारी चली गई थी, इसीलिए परिवार अब शहर में रहता था। लेकिन उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी हो। पंडित जी द्वारा बताए जाने पर लड़के के परिवार ने अर्पिता को देखने की इच्छा जाहिर की। जब अर्पिता को मां के द्वारा विवाह की बात पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो पढ़ लिख कर पिता का सहयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन यहाँ तो दूसरी ही प्लानिंग चल रही थी। उसका विवाह करके उसे घर से निकाले जाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार के कारण वो अपने सपने को बिखरता हुआ देखकर भी शांत होकर शादी की रस्मों रिवाज में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी। मन दुखी होने के बावजूद माता पिता और परिवार के सामने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। अर्पिता पढ़ लिख कर उड़ान भरने की तैयारी में थी, लेकिन विवाह की बात सुनकर उसे ये बात समझ में आ गई थी कि शायद हर लड़की की एक ही नियति होती है। माता पिता चाहे कितने भी उदार क्यों ना हों, लेकिन सामाजिक समझौता के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी के प्रति समाज की सोच नहीं बदल सकते हैं। अर्पिता ने भी इसे अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था। अर्पिता अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। ना चाहते हुए भी अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर अर्पिता अपने माता पिता के मान सम्मान और सामाजिक समझौते के नाम पर विवाह की बेदी पर बैठ चुकी थी। वहां पर उपस्थित तमाम लोग सामाजिक ढकोसला के नाम पर उसके पिता द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित की गई धनराशि द्वारा आयोजित किए गए समारोह का आनंद उठा रहे थे। चटकारे लेकर कभी मनोहर जी की तारीफ करते तो कभी अर्पिता के भाग्य को सराह रहे थे, क्योंकि इतने बड़े जमींदार परिवार में उसका विवाह जो हो रहा था, यहाँ भी समाज की संकुचित मनोदशा का ही वर्णन हो रहा था। किसी को अर्पिता के गुण और संस्कार का महत्व समझ में नहीं आ रहा था। सभी उसके भाग्य की सराहना में लगे थे, क्योंकि वो जमींदार परिवार की बहू बनने जा रही थी। अर्पिता भी पूरे मन से अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने भावी जीवन की तैयारी में जुट गई थी। उसने अपने मन को समझा दिया था कि अब यही उसकी नियति है, जिसे उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ जीना है। विवाह के सभी रस्मों के पूर्ण होने के उपरांत अर्पिता के ससुराल पक्ष ने मायके पक्ष के लोगों से विदा ली। अर्पिता भी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में नई बहू का भव्य स्वागत करवाया गया। अर्पिता का ससुराल सच में महल से कम नहीं था। अब उसे भी कहीं न कहीं अपने भाग्य पर भरोसा होने लगा था। गृह प्रवेश के बाद कुछ और पारंपरिक रस्मों का
निर्वाहन करने के उपरांत अर्पिता को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया गया। अर्पिता भी काफ़ी थकी हुई थी। उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट में उसकी नींद खुली तो सामने उसने एक अनजान महिला को देखा जो उम्र में लगभग अर्पिता के सास के जैसी थी, जिसको वो पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कहे अनुसार उसे तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आना था। उस महिला के वापस चले जाने पर अर्पिता जल्दी से उठकर फ्रेश होकर तैयार होने लगी। कुछ देर के बाद वही महिला वापस आकर अर्पिता को नीचे लेकर आई। अर्पिता को एक जगह बैठा दिया गया जहां पर बहुत सी महिलाएं एक दूसरे से खुसर फुसर करते हुए आपस में बातें कर रही थी। दुल्हन के आने पर सभी महिलाएं आपस में खुसर फुसर बंद करके दुल्हन की तरफ देखते हुए कुछ लोग अर्पिता के रूप की तारीफ करने लगी थी तो कुछ उसके सामान्य परिवार से होने की उलाहना भी दे रही थी। लेकिन अर्पिता की सास ने बात को संभालते हुए कहा कि मेरी बहू लाखों में एक है, संस्कार और गुणों की खान है और रूप में तो साक्षात देवी के समान है। सास के मुंह से अपने संस्कार और गुणों की तारीफ सुनकर पहली बार अर्पिता को एहसास हो रहा था कि वो भी इस भीड़ में महत्व रखती है। अर्पिता का ससुराल हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न था। ससुराल में अगर कमी थी तो केवल एक दूसरे के लिए समय की, जिसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में उसका मायका ज़्यादा संपन्न था या ससुराल। क्योंकि मायके में छोटे से घर में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सुख दुख और हाल चाल में हर वक्त शामिल होते थे और यहाँ ससुराल में किसी के पास समय ही नहीं था एक दूसरे का हाल चाल पूछने का। बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर सुबह परिवार इकट्ठा हो पाता था। उसमें भी कोई अपने बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में फ़ोन पर बातें करते हुए नाश्ता करता था तो कोई न्यूज़पेपर में नज़र गुड़ाए हुए नाश्ता करता था। अर्पिता जब अपनी सास की आंखों की उदासी को देखती तो उसे बहुत दुख होता था। वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे संपन्नता के होने का क्या फ़ायदा, जिसमें माँ बेटे से बात करने के लिए तरस जाती है। बेटा माँ के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, पति के पास नवविवाहित पत्नी के लिए समय नहीं है। इससे बेहतर तो अपना परिवार ही था। भले ही मेरे भाई बेरोजगार थे, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी और माता पिता के लिए उनके पास समय तो था। शायद यही वजह थी कि पिता दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद भी शाम को परिवार में शामिल होने के बाद दिन भर की थकान भूल जाते थे और परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी जीवन का आनंद ले रहे थे। जहाँ भले ही भौतिक सुखों की कमी थी, लेकिन आंतरिक खुशियाँ पर्याप्त थी। अर्पिता अपने ससुराल में नए परिवेश और नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए ये नए परिवेश, नए लोग और नई संभावनाओं का जीवन था। क्योंकि अर्पिता अपने मायके में अब मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता और परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान भरने की कल्पना कर रही थी। तभी अचानक विवाह हो जाने के कारण उसे नए परिवेश और नए लोगों के साथ सामंजस्य से बिठाना पड़ रहा था। यहाँ का रहन सहन तरीका, खान पान सब रईसों जैसा था।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अर्पिता को ऐसा लगता है कि जैसे अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब सुविधाओं की कमी थी तो उसके जीवन में उन्हें पाने के सपने थे और उसके लिए मेहनत करने की ललक थी। ससुराल में अब सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसे एक तरह की कमी का अनुभव होता था, लेकिन अब उसके जीवन का एक नया उद्देश्य बन गया था। विदाई के वक्त माता पिता द्वारा दी गई सीख कि ससुराल में माता पिता के मान सम्मान और कुटुंब की इज्जत बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है। बेटी, इसका हमेशा ध्यान रखना। अर्पिता को अपने सास की आंखों की उदासी अच्छी नहीं लगती थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने निश्चय किया कि वो सास की तरह घुट घुट कर जीने की जगह पर जीवन जीने का नया उद्देश्य बनाएगी। इसके लिए उसने निश्चय किया कि वो सास की पसंद के बारे में जानने की कोशिश करेगी। इसीलिए अब वो खाली वक्त में सासू माँ के आसपास अधिक रहने लगी थी। अर्पिता को अपने पास देखकर उसके सास के जीवन का सूनापन भी कुछ कुछ दूर होने लगा था। वो बहू के साथ समय बिताकर खुश रहने लगी थी। बातों बातों में ही अर्पिता को पता चल गया था कि सासू माँ की दिल की एक इच्छा थी कि वो एक एनजीओ खोलें, जिसमें असहाय और दुखी महिलाओं के लिए वो कुछ कर सके। लेकिन शादी के बाद पति और बेटे के होने के पश्चात बेटे की देखरेख में आधा जीवन कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब पिता के साथ साथ बेटा भी बिजनेस संभालने के चक्कर में माँ से दूर हो गया। तब उन्हें अपने जीवन का खालीपन कचोटने लगा था। अर्पिता को अब एक जब वजह मिल गई थी और अपना और अपनी सास का अकेलापन दूर करने के लिए अर्पिता ने अपना प्रस्ताव पति के सामने रखा। पति अच्छे विचारों के पुरुष थे। उन्होंने इस काम में अर्पिता की आर्थिक रूप से मदद करने का आश्वासन दिया और बहुत जल्दी ही एनजीओ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अर्पिता सासू माँ के साथ एनजीओ के कार्य में जुट गई। शुरुआत में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके परिवार में कई महिलाएं शामिल हो गई। सबसे पहले अर्पिता ने उन लाचार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू करवाए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। अब उन महिलाओं के पास अपना रोजगार था और वो समाज में सर उठाकर जी रही थी, जिसे देखकर अर्पिता को बहुत खुशी मिल रही थी। समय के साथ अर्पिता प्रेग्नेंट हुई और समय पूरा होने पर एक प्यारी सी बच्ची की माँ बनी। बच्ची की आने से घर में खुशियाँ आ गई थी। अर्पिता के मम्मी पापा अपने नातिन से मिलने के लिए आए थे। अर्पिता की सासू माँ ने अर्पिता की बहुत ही तारीफ की। उसकी तारीफ सुनकर मनोहर जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज अर्पिता के मम्मी पापा को अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व हो रहा था और अर्पिता को बच्चों के लिए अधिक समय निकालना था। इसीलिए एनजीओ के कार्यभार की जिम्मेदारी सासू माँ के कंधों पर आ गई थी। सासू माँ वहाँ का काम संभाल रही थी। अर्पिता भी समय समय पर एनजीओ जाकर वहाँ का कामकाज देख लेती थी। वो अपने साथ अपनी बेटी को भी वहाँ लेकर जाती। उसने सोच रखा था कि वो बेटी के जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आने देगी। अर्पिता के जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझ चुकी थी। जो सपना उसने देखा था वो सपना आज साकार हो रहा था। वो समाज की कई महिलाओं के लिए उदाहरण बन गई थी। जब वो एनजीओ में काम कर रही आत्मनिर्भर महिलाओं को देखती तो हर महिला में उसे अपना सपना
साकार होता हुआ दिखाई देता था। उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा था। अर्पिता के इस एनजीओ के काम से पति भी बहुत खुश थे। उन्हें अर्पिता पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अर्पिता की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बेटी के लिए उसने सोच रखा था कि वो बेटी के सपनों को सामाजिक समझौते के नाम पर कुर्बान नहीं होने देगी। बेटी के जीवन का फैसला उसकी स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखेगी। सास को भी अर्पिता पर बहुत गर्व हो रहा था। जो अकेलापन उन्हें पति और बेटे के होने के बावजूद महसूस होता था, वो बहू के आने पर समाप्त हो गया था। अब वो भी एक आत्मनिर्भर महिला की तरह शान से सर ऊंचा करके अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रही थी। अर्पिता की बेटी भी उसकी तरह ही मेधावी छात्रा थी। अर्पिता ने उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा, उसे पूरी स्वतंत्रता दी थी कि वो अपना करियर अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती है। लेकिन बेटी ने पढ़ाई के उपरांत माँ के एनजीओ को संभालने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेले आत्मनिर्भर बनकर सिर्फ एक महिला की आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। लेकिन इस एनजीओ के द्वारा अपनी माँ की तरह बहुत सी महिलाओं को स्वरोजगार देकर उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। अर्पिता को अपनी बेटी के विचारों पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।